नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर गरमाई सियासत, भाजपा और कांग्रेस हुए आमने सामने, पैसों के लेन देन पर उठाए सवाल। सरकार चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशील, प्रशासन ने उपलब्ध करवाई फूड पैकेट और पानी की बोतलें, तीर्थ यात्रियों ने जताई खुशी। कांग्रेस ने चारधाम यात्रा पर उठाए सवाल, कहा सरकार यात्रा के प्रति गंभीर नहीं, अव्यवस्थाओं से तीर्थ यात्रियों को हो रही परेशानी। देहरादून में पेयजल समस्या दूर करने की कवायद, कलेक्ट्रेट और मुख्य विकास भवन में बने कंट्रोल रूम, शिकायतों की रोजाना होती है मॉनिटरिंग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नई दिल्ली से चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा कर रहे हैं, जहां पे इस दौरान उन्होंने विभिन्न यात्राओं के कुशल प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यक जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को चारधाम के दर्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चारधाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रही है। भाजपा मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि इलेक्टोरल में जमा किए गए पैसे में से 75% पैसा इंडिया गठबंधन ने ले लिया है, तो वो पहले उस पैसे को वापस करे, जबकि बीजेपी पर सवाल खड़े करे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हीरा सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा झूठ बोलने के मास्टरमाइंड है, जबकि सब जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की 80% योगदान भाजपा का है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का जहां तक विषय है, उसमें जो अभी तक की डाटाज आए हैं, उस डाटाज में जितना पैसा लोगों ने बैंक के माध्यम से दिया है, उसमें कुल पैसे का 75% पैसा विपक्ष ने लिया है, यानी जो इंडी गठबंधन है उसने लिया। 25% पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है, ऐसे डाटा बोल रहे हैं। हम तो आरोप लगाने वाले लोगों से पहले ये पूछते हैं, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा गलत है, माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसके आधार पर आपको सारी चीजें गलत लगती है, तो आप पहले उस 75% पैसे को वापस करिए और उसके बाद मैदान में आकर के प्रश्न पूछिए। भाजपा झूठ बोलने में मास्टर है। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी इस तरह हवा में उड़ा करके आरोप दूसरी विपक्ष पर, कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है और गरेवान में झांके। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबको पता है 80% बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है, तो बीजेपी उस बात को स्पष्ट क्यों नहीं करती? तुमने तो पूरे देश को लूटने का काम कर रखा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी आप हवा में उड़ाकर उस बॉल को कांग्रेस के पाले में डालना चाह रहे। अरे कांग्रेस तो पक्ष में है, तुम्हारा खुला चिट्ठा है, सबको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में तुमने हजारों करोड़ का घपला कर रखा, उसे आप क्यों छिपा रहे? तो देना पड़ेगा। हम तो सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा पारदर्शी तरीके से इसको उजागर करने का काम किया और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और बीजेपी की पोल खोलनी चाहिए। पार्टी हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की पावटा साहिब और धीरेन्द्र प्रताप को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने उत्तराखंड के पार्टी नेताओं को पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी है। हिमाचल प्रदेश में अंतरिम चरण में चुनाव होने हैं।
हिमाचल हो या देश के अन्य राज्यों में जहां भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड से भी जो है नेताओं को जो है वहां पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। अभी हमारे प्रदेश से जो है हिमाचल में हमारे विधायक हैं प्रताप नगर के विक्रम सिंह नेगी जी, हमारे नेता हैं सूर्यकांत धस्माना जी, हमारे उपाध्यक्ष, उनको जो है वहाँ पर जिम्मेदारियां दी गई हैं और अन्य लोगों को भी दी गई हैं। हरियाणा में तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष स्वयं जो है कई लोकसभाओं में जो है कमान संभाले हुए हैं प्रचार की। और आप देखिए कि दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों में हर जगह जो है उत्तराखंड के कार्यकर्ता और नेता जो है चुनावी गतिविधियों को जो है अमली जामा पहना रहे हैं, वहाँ पर जो है चुनाव अभियान को धार देने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जहाँ भी जो है उत्तराखंड के नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवश्यकता केंद्रीय नेतृत्व को लगेगी, वहाँ जो है उनको भेजा जाएगा। भाजपा विधायक महेंद्र दिलीप रावत ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग के मसले पर एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। रावत ने मुख्यमंत्री और विधानसभा में अध्यक्ष से ये मांग की है। उन्होंने कहा है कि जंगल में लगी भीषण आग को देखते हुए एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, जिसमें सिर्फ जंगलों में लगी आग पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इस पर चर्चा हो। चिंताजनक है और मैं समझता हूं, मैंने तो मांग भी करी थी अभी मुख्यमंत्री जी से भी और विधानसभा अध्यक्ष से भी कि केवल वनों के लिए एक दिन का विशेष सत्र आना चाहिए, जिसमें सारी चीजों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे श्रद्धालु की यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित और सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन प्रयासरत है। जाम में फंसे तीर्थ यात्रियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन की ओर से ब्यूंग, गांड और फाटा, जामू आदि क्षेत्रों में 2500 श्रद्धालु पहुंचे हैं, जहां पे फूड पैकेट, पानी की बोतलें वितरित की गई है। फूड पैकेट और पानी की बोतलें मिलने से तीर्थयात्रियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह भिस्ट ने आरोप लगाया है कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा है कि यात्रा मार्गों पर अव्यवस्थाओं के तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक सप्ताह के अंदर 12 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ चुकी है। इससे ऐसा लग रहा है कि सरकार यात्रा व्यवस्था के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। चारधाम यात्रा अव्यवस्थाओं का शिकार हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जहां भी चले जाएं चारधाम यात्रा में जगह जगह जाम की स्थिति है। श्रद्धालुओं को रहने की, खाने की, दर्शनों की जो है दिक्कतें आ रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। अखबारों में समाचार छप रहे हैं तो पत्रकारों को धमकाए जा रहे हैं, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आखिर सच दिखाने की सजा क्यों पत्रकारों को दी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। सरकार को जो है अपनी व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए और पहले आपने समय रहते अगर होमवर्क किया होता, व्यवस्थाएं अगर सुधारी होती तो आज धरातल पे जो है ये व्यवस्थाएं नजर नहीं आती। तीर्थ पुरोहित हों, स्थानीय व्यापारी हों या स्थानीय जनता हो, बद्रीनाथ में हो, चाहे बड़कोट में हो या यमुनोत्री, गंगोत्री, आप देखिए सभी जगह जो है विरोध के लिए सामने आई। और सरकार को अब तो कम से कम जो है सबक लेकर के बाकी की यात्रा में दिक्कतें न हो, उसके लिए व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर सुधारनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस ने चारधाम यात्रा में ट्रैफिक और यात्रा पंजीकरण कार्यालय में वॉलंटियर्स के रूप में सेवा दे रहे एनसीसी के 41 छात्रों की हौसला अफजाई की। एसएसपी अजय सिंह ने यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन के निर्देश पर उनको ट्रैफिक वॉलंटियर्स की ड्रेस और फल फ्रूट का दिया, जहां पर नटराज चौक पर आयोजित कार्यक्रम में ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान और ऋषिकेश कोतवाल से सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार भी पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ में ट्रैफिक वॉलंटियर्स को ड्यूटी करने के टिप्स दिए।
केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के पैदल यात्रियों के लिए सुगम रूप से यात्रा करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा घोड़े खच्चरों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग के लिए रोजाना 5000 खच्चर चलने के लिए एसओपी तैयार की गई है। इसमें से 4000 खच्चर यात्रियों के लिए और 1000 खच्चर सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होंगे। देहरादून में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए कलेक्ट्रेट और मुख्य विकास भवन में पेयजल की समस्या को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। जिलाधिकारी देहरादून सोनिका मीना ने बताया कि DICCC से तालमेल बैठाने की तैयारी की जा रही है। मीना ने बताया कि अभी तक कलेक्ट्रेट के कंट्रोल रूम में 100 से भी ज्यादा पेयजल की शिकायतें आ चुकी है। रोजाना मॉनिटरिंग की जा रही है। पेयजल के अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेयजल प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से पर्याप्त पानी पहुंच रहा है। अलग अलग तरह के कंट्रोल रूम है। एक तो डिपार्टमेंट का खुद का है, एक हमारे विकास भवन में हमने कंट्रोल रूम की स्थापना की है और साथ ही साथ हमारा जो DICCC है उसके अंदर भी तो मोर देन हमारे 300 प्लस हमारे पास शिकायतें हैं कलेक्टिवली और सभी का हम लोग डेली मेरे द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। इवनिंग में कंसर्न एसी और एक्सीडेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि तत्काल इस पर कार्रवाई करें। तो अभी तक एज ऑफ नाउ हम लोगों के शहरी क्षेत्र में थोड़ा इशू है पेयजल से लेकर, जिसमें हम टैंकर के माध्यम से फिर पेयजल की उपलब्धता करा रहे हैं। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा इशूज अभी नहीं। हल्द्वानी में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। हालात प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे हैं। जल संस्थान के ओवरहेड टैंक से पानी भरने के लिए टैंकरों की लाइन लगी हुई है। प्रचंड गर्मी और पानी की कमी से लोगों का जीना भी दुर्भर हो गया है। आए दिन लोग जल संस्थान के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। आलम यह है कि अब आधे शहर की आबादी को पेयजल टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। लगभग 32 टैंकर ऐसे क्राइसिस एरियाज के लिए लगाए हैं, जिसमें विभागीय भी 11 टैंकर हैं और अन्य जो किराए के बेसिस पर लगाए जाते हैं वो भी। कुल मिलाकर विभाग ने 32 टैंकर हायर करे हैं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जहां टैंकर के माध्यम से क्राइसिस एरियाज में सप्लाई करी जा रही है। पूरे जनपद में हमारे 102 हैबिटेशंस हैं जहां पर ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन रहती है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और हल्द्वानी और उसके पेरिफेरी के नगरीय क्षेत्र भी हैं। तो ग्रामीण जो सराउंडिंग हल्द्वानी का एरिया है वहाँ JJM के भीमताल के तलीताल में डाट सड़क पर सीवर समस्या से लोग परेशान हैं, जहां पर काफी दिनों से सीवर का गंदा पानी सड़क पर बहने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस मामले में CDO अशोक कुमार पांडे से जल संस्थान विभाग के अधिकारियों से सप्ताह भर से सीवर संबंधित समस्या हल करने के निर्देश दिए हैं। संस्थान के जो अधिकारी आए थे उनको निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में इस समस्या का समाधान जेटिंग मशीन के माध्यम से करें और लॉन्ग टर्म में इस समस्या के समाधान के लिए EO नगर पालिका को अवगत कराया गया कि अमृत 2 योजना के अंतर्गत सीवर के काम के लिए एक्सप्लोर करें। विधायक राजकुमार पौरी ने बुआखाल से बस अड्डे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे डामरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्य गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ खामियां दूर करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। NH विभाग द्वारा श्रीनगर पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुआखाल से पौड़ी बस अड्डे होते हुए श्रीनगर रोड पेट्रोल पंप तक गड्ढे भरने के लिए डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर पड़े गड्ढे दुर्घटनाओं के न्योता देते हैं, जहां से लोगों की मांग थी कि सड़क को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त किया जाए। लोगों का ये मानना था कि ये सारी सड़क जो है बहुत बुरी स्थिति में थी, बुआखाल से और पौड़ी नगर के होते हुए और नीचे प्रेम नगर तक। इसमें बहुत सारे गड्ढे थे, यहाँ तक कि बहुत दुर्घटनाएं होती थी बाइक और स्कूटी वाले लोगों के साथ में।
तो इसके संबंध में मैंने अधिकारियों से बात की थी, तो इसमें पैचिंग का कार्य शुरू कर रहे थे। फिर मैंने बात कही कि पैचिंग का कार्य करने से जो है ज्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि पैचिंग का वर्क जो है जैसे बरसात होगी तो वो उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ से इसको पेंटिंग करना शुरू कर दो। तो विभाग ने और अधिकारियों ने सहयोग किया और ये जो है बुबाखाल घंटा धार से लेके और प्रेमनगर तक पेट्रोल पंप तक जो है ये डामरीकरण हो रहा है। बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली ने प्रमोद चंद महाजन पर लगे आरोप को निराधार बताया। गुदरपुर के कंबोध धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बंगाली कल्याण समिति बंगाली समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए देश हित में काम करती रही है। लगाया हमारे महाजन जी पर, प्रेमानंद महाजन जी पर, जो पूर्व एमएलए थे 2 बार के, उन पर आरोप ये लगाया कि उन्होंने बंगाली समाज के लिए कोई भी काम नहीं किया। और मेरे संज्ञान में है कि प्रेमानंद महाजन जी जंतर मंतर में एक धरना भी दिए थे और इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वहाँ पे, और समाज के काफ़ी लोगों को ले जाके उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए जो डिमांड किया था, तो उन्होंने वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। बाद में जमानत में उनको छोड़ दिया गया और वो अनुसूचित जाति का दर्जा मांगते मांगते उनको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। वहाँ महासभा है, उस महासभा के अध्यक्ष हैं राजकुमार शाह। उन्होंने ये आरोप लगाया है करके कि प्रेमानंद महाजन जी ने समाज के लिए कोई काम नहीं किया। और प्रेमानंद महाजन जी बहुजन समाज पार्टी के 2 बार विधायक थे और बहुजन समाज पार्टी एक छोटी सी पार्टी है। एक बंगाली संगठन बहुत ही मजबूती के साथ कल्याण समिति बना था उत्तराखंड प्रदेश के अंदर। हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाया गया संगठन, जिसको आगे बढ़ते हुए आज हमें प्रदेश महासचिव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं अपना जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने का काम किया। हमारे जो एक साथ में एक संगठन और है कर्मचारी मंच, वो भी साथ रहे, लेकिन इस संगठन को तोड़ते हुए कुछ लोगों ने एक महासभा नाम देके एक संगठन बनाया, जो इस संगठन के बंगाली कल्याण समिति गठन के टाइम वो मात्र 3 वोट से मिले थे और 27 वोटों में से, और बाकी 24 वोट हमारे प्रदेश अध्यक्ष गांगुली जी को मिले थे। तो उसका विरोध करते हुए ये 3 लोगों ने नाम मात्र का एक संगठन महासभा दे के बंगाली महासभा का गठन किया, लेकिन वो संगठन बंगाली हित में मेरे नज़र में कोई काम अब तक किया नहीं। और इसी के साथ A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।